हाँ, अब भाई राजदेव जी, राज जौनपुरी जी, आप भी अपना विचार दुनिया रखें। में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, कथाकार हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं, तमाम विधाओं के बड़े से बड़े लेखक, कवि, शायर, विद्वान हुए हैं। भारतीय परिवेश में प्रेमचंद जी के विषय में ग्रामीण जीवन से संबंधित, आम आदमी से संबंधित, चाहे वो सड़क का आदमी हो, चाहे खेत का आदमी हो, चाहे रिक्शे का आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे शोषक हो, चाहे शोषित हो, चाहे नारी हो, चाहे अनमेल विवाह हो, चाहे दहेज की बातें हों, तमाम शोषण की बातें हों, मुंशी प्रेमचंद जी ने मानवतावादी दृष्टि को अपनाते हुए सबके ऊपर प्रकाश डाला है, बृहद प्रकाश। कहानीकारों में जहाँ तक उनको उपन्यासकार सम्राट कहा जाता है, मेरे ख्याल से कहानी के सम्राट नहीं कहे जाते हैं, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। इनके टक्कर के मैंने पढ़ा है कि अगर किसी को कहा जा सकता है दुनिया में तो गोरकी का नाम लिया जा सकता है, और लेकिन गोरकी और प्रेमचंद में बड़ा अंतर है। गोरकी का जीवन बहुत ही विषम परिस्थितियों में पला, बहुत ही विषम परिस्थितियों में, विकट परिस्थिति जिनमें ये सोचा नहीं जा सकता कि वो आदमी पढ़ जाएगा, लिख जाएगा और इतना बड़ा आदमी है। गुड। लेकिन प्रेमचंद के साथ ऐसा नहीं। प्रेमचंद भारतीय परिवेश में पले और बढ़े थे, और तत्कालीन जो ज़माना था उसमें अंग्रेज थे, शोषक थे, शोषित थे, लेकिन चूंकि ये खानदान में पैदा हुए थे, लाला के कायस्थ थे, इसलिए कायस्थों में शिक्षा दीक्षा की विशेष व्यवस्था की जाती थी, और ख़ास तरीके से मौलवी लोग उर्दू पढ़ाने के लिए जाया करते। मौलवी लोग जमींदारों के यहाँ, लालाओं के यहाँ उर्दू पढ़ाने जाया करते थे। मुंशी जी बेसिकली उर्दू के लेखक, उर्दू के ही बेसिकली लेखक। जब नाम लोग धनपत राय का या नवाब राय का नाम लेते हैं, और उस दौरान जो लिखा जा रहा था साहित्य, कहानियाँ, वो उपन्यास, जो कुछ भी लिखा उन्होंने, तो वो पीरियड अंग्रेज़ों का था, गुलामी का पीरियड से भारत गुलाम था। और एक गुलाम की स्थिति क्या होती है एक सामंतवाद के साथ, सामंतवाद शाही के सामने, ये सब लोग आज भी देख सकते हैं। अभी वो ख़त्म नहीं हुई है, आज भी जारी है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो प्रेमचंद जी ने एहसास कराया, क्या किसकी लाइन है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद कार्ल मार्क्स की है। सुनो यार, इट इज़ बेटर टू रूल इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। It is better to rule in hell than to serve in heaven. नर्क की बादशाहत से अच्छी है, नर्क की बादशाहत अच्छी है अपेक्षा के स्वर्ग की गुलामी से। इस स्वर्ग की गुलामी हमें नहीं चाहिए। अगर कहीं पर विषमतम परिस्थिति हो, फिर भी उसमें अगर हमें रूल करने के लिए मिल जाए तो बेहतर है। प्रेमचंद जी ने इस बात को कहा, स्वाभिमान को जगाया, मानवतावाद को जगाया। जैसा कहा जाता है कि नारी किसी भी पुरुष की एक शक्ति होती है, प्रेरणा शक्ति होती है, वो यथार्थ रूप में यहाँ जाहिर होती है, दिखाई पड़ती है कि एक जब लौटता है थका हारा व्यक्ति दबाव में, और एक चीज़ और, दबाव क्या होता है, एक शेर है किसी का कि कितनी मजबूरियाँ पलकों पे सजा लेते हैं, कितनी मजबूरियां पलकों पे सजा लेते हैं, हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब आप माया मोह और बाल बच्चों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं कि वो क्या खाएंगे, वो क्या पहनेंगे, वो कैसे जिएंगे, उनकी परवरिश कैसी होगी, यहीं पर 99.9% आदमी कमजोर हो जाते हैं। और जो इसी बात को कबीर के शब्दों अगर मैं कह दूं
कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो जो इस चीज़ को फॉलो करता है वह विजयी होता है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए फतेह चंद जो है जब घर पर पहुंचते हैं तो एक स्वाभिमान जगता है, मानवतावाद चपरासी जगाता है। लेकिन जो प्रेरणा जगती है, बगावत जगती है और तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो। अभी भी यहाँ तक कह देती कि अगर वो कहते कि मर जाते तुम तो क्या होता, तो मर जाते तो जो होता देखा जाता। ईश्वर भगवान का नाम कहीं नहीं है, जो होता देखा जाता। तो इसका मतलब ये होता है, भाई देखिएगा नारी का जीवन कि नारी पुरुष के अपेक्षा हजारों गुना ताकतवर होती है, धैर्य में, निर्णय लेने में, ताकत में, प्रेरणा देने में उसका कोई सानी नहीं। इसीलिए वो कहा गया है कि का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का नहीं पाव को जल सके, का नहीं का ही काल ना खाए। तो जिस समय अपनी पर कोई भी उतर जाए वो वहाँ सर्चिया भी गई, ये गारंटी हमारी है, हम भी जानते हैं, मैंने झेला भी है। तो देखिए प्रेमचंद जी जब गोरखपुर में SDI थे उसी समय सोजे वतन लिखा था, इनकी छपी हुई थी। जब छपी हुई थी किताब आई प्रकाशन में, सब लोगों के सामने आई, हाथों हाथ बिक गई। पढ़ना शुरू किए जब अंग्रेज़ों को मालूम हुआ, वहाँ का बिंडम कलेक्टर था, बिंडम कलेक्टर था, बुलाया इनको, प्रेमचंद को, क्या लिखते हो? तो कहा कि लिखना था सर, लिख दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस तरह का साहित्य रचते हो तो तुमको जेल भी हो सकती है और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, और तुमको चेतावनी दी जाती है कि आइंदा से इस तरह का साहित्य का सृजन नहीं करो। तो लेकिन आखिरी में ये समस्या प्रेमचंद के सामने भी थी, खान पान की समस्या थी, परिवार की समस्या थी, लेकिन वो भी अपनी पत्नी देवरानी, क्या नाम था, शिवरानी से वो जाके उन्होंने कहा अपनी बात की ऐसी बात है कि कहा कैसे चलेगा इसे। तो उन्होंने साहस दिया, कहा कि मत करो नौकरी, छोड़ दो, साहस दिया उन्होंने। तब जाकर प्रेमचंद जी ने फैजाबाद में इस्तीफा दे दिया, फैजाबाद में भी SDI थे, वहीं इस्तीफा दे दिया और फिर आकर के लखनऊ में ही लेखन शुरू किया और ये आपका हंस का की स्थापना किया और हंस के प्रकाशन शुरू किया। फिर बाद में कहाँ चले। तो मेरे कहने का मतलब ये कि 4-5 चीज़ें इसमें उभरती हुई नज़र आती हैं। नंबर 1 जुर्म मत सह, नंबर 2 मानवतावादी बनो, तीसरी बात कि अपरिहार्य स्थिति अगर हो जाए जिम्मेदारी निभाने की वो निभाओ, लेकिन अपनी खुददारी बेचकर नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती हो तो उसके लिए खुददारी पहले रखो और बकाया कीजिए एक तरफ, चाहे वो कुछ हो। कोई 500 वर्ष नहीं जीता, 100 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं। तो हम गुलाम पीढ़ी नहीं पैदा करें। अगर हमने वो स्वीकार कर लिया तो हमारी पीढ़ी भी गुलाम है कि पापा हमारे से। तो ये चीज़ तीसरी चीज़ ये है। और चौथी चीज़ ये है कि खुली बगावत किया, खुली बगावत कराया उन्होंने इतनी बड़ी सत्ता के सामने, जिसके सामने उस धनपत उसकी फतेह चंद की कोई हैसियत नहीं, लेकिन इतना साहस मिला उसको कि खुददारी जाग गई। जब अब आदमी अपने पर उतर जाता है, आखिरी बात सोच लेता है तो उसकी सुपर पावर काम। तो जो आदमी हाँफ रहा था चलने में हाँफ रहा था, गिर पड़ जा रहा था, उसमें वो सुपर पावर आ गई। और सुपर पावर जब आती है तो आर पार की लड़ाई लड़ती है, वही किया फतेह चंद। तो इस कहानी में कुल मिलाकर इतनी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और जागृत होती है, इसमें राष्ट्रीय चेतना का भी जागरण। राष्ट्रीय चेतना का जागरण इसलिए होता है कि जब वो अत्याचार करता है तो अत्याचार करने के लिए वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी सत्ता है, मेरी सरकार है, मेरा शासन है, क्या कर ले। लेकिन जब घर जाता है तो ऐसी प्रेरणा मिलती है फतेह चंद को कि वो अपने बगावत को कराता है। तो एक लाइन हमारी ही है
कि बगावत जो भी करता है बड़ा मजबूत सजाता है जो गुलशन को कोई मजदूर होता है। दिलों की आग आंखों में उतर 16 बरसती, कयादत हो गई जिसकी वही मशहूर है। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया कयादत का अर्थ सर नेतृत्व। और इसी की एक लाइन और है कि जी। बगावत जो भी करता है बड़ा मजबूर होता है, सजाता जो है जो गुलशन को कोई मजदूर होता है। दिलों की आग आंखों में उतर 16 बरसती हैं, कयादत हो गई जिसकी वही मशहूर होता है। पहाड़ों की तलहटी में सुलगता कोयला सदियों, और जो टुकड़ा खूब तपता है वही कोई। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, कमाल ये कमाल, है प्रेमचंद। बहुत बढ़िया। ये प्रेमचंद का साहित्य है जो सर लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से। आया और मेरी जो बात आखिरी हुई वहाँ पर खत्म। लास्ट वाली लाइन सर एक बार, लास्ट वाली लाइन एक बार। पहाड़ों की तलहटी में सुलगता कोयला सदियों, हाँ। जो टुकड़ा खूब तपता है वही कोई नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। देखिए उसको बंद कर दीजिए।